आप राज्य की सरकार से संतुष्ट नहीं हैं और आपको लगता है कि जो राज्य आपके पिता ने और आपके ताऊ ने जो राज्य आंदोलन करके लिया था, उस राज्य की सरकारों से आप संतुष्ट नहीं है, तो आपने पलायन क्यों नहीं किया? सर, पलायन करने के लिए उत्तराखंड नहीं मांगा गया। मैंने इस उत्तराखंड के लिए पहले भी लड़ाई लड़ी है, पिछले 18 सालों से भी लड़ रहा हूं और आगे लगातार लड़ता भी रहूंगा। मैं जिस जमीन से पैदा हुआ उसी जमीन पे मरना चाहता हूं और पलायन करने से बेहतर समझूंगा कि मैं लड़के मरूंगा वहां पे। अगर मेरी सरकार मेरी नहीं सुनेगी, मेरी सरकार मेरी प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकती, मुझे नहीं देख सकती, तो मैं बेहतर है सरकार से लड़के मरूंगा। तो आपको भय नहीं है, आपको डर नहीं है कि आपको रातों रात उठा के जेल में डाल दिया गया? आपको थाने के अंदर कुछ गुंडों ने पुलिस की अभिरक्षा में पीटा, उसके बाद भी आप नहीं डरे? 6 दिन आप जेल में रहे, आपने कुल मिलाकर 9 दिन पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में बिताए। आपको डर नहीं लगता? नहीं सर, क्या डरना है? अब इतना शोषण हो चुका है कि हम तो वैसे भी अपने आप को मरा हुआ समझते हैं कि हम तो वैसे भी मर चुके हैं। तो जो है वो दुख तो होता होगा। लगता तो होगा कि क्या इसी राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी? कैसा महसूस करते हैं आप राजपाल? सर, मैं अपना दर्द आप मुझे जितना मैं मेरे मुंह पे आ सकता था मुंह पे आ गया। जो मेरे दिल में है उसे मैं नहीं, आप उसे भी जवान पे नहीं लाना चाहता। आप उसको भी लाइए राजपाल। आप देखिए, जब अब ये जो आज आप बहस कर रहे हैं, आज जो आप जिन मुद्दों पर आप चर्चा कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में था कि राजपाल रावत जिस दिन जेल से बाहर निकलेगा, उस दिन राजपाल रावत से मैं एक बार सामने बैठ के जरूर पूछूंगा कि तुम बदतमीज क्यों हो, तुमने बदतमीजी क्यों की? एक राज्य आंदोलनकारी का बेटा, जिसके पिता और ताऊ दोनों जेल गए हो राज्य आंदोलन की लड़ाई में, एक वो बच्चा जो उस समय बच्चा था, जिसने अपने हाथों से चिट्ठियां लिखी, जिसने अपने हाथों से पर्चे बनाए, वो जेल क्यों गया? वो बदतमीज क्यों हो गया? ये बदतमीजी उसकी जबान पे क्यों आ गई? आखिर किस चीज ने उसे इतना तनाव दिया, इतना दबाव उसके दिमाग पर बना, इतना मानसिक तनाव बना कि उसको बदतमीज होना पड़ा? तो ये बदतमीजी जो आपने की थी, वो जो आपके दिल में दर्द है, जिसके चलते आपने बदतमीजी की थी, आप बदतमीज हुए। जब सोशल मीडिया पर लगातार आपके लिए लोग लिख रहे थे, मैं लिख रहा था, तो कई लोगों ने कहा कि राजपाल रावत को अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। राजपाल रावत की भाषा कहीं से भी सभ्य नहीं है। राजपाल रावत बदतमीज है। अगर राजपाल रावत बदतमीज है तो मैं भी बदतमीज हूं। हर वो व्यक्ति बदतमीज है जो गलत के खिलाफ, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। राजपाल रावत, मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने दिल की बात जरूर बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका यह जानना चाहता है कि राजपाल रावत क्यों बदतमीज है। जी सर, बिल्कुल। इसके लिए आपको चलना होगा 2005 से। मैं शुरुआत करता हूं। 2000 में हमारा उत्तराखंड बना। 2000 में ही मैंने कॉलेज छोड़ा था और मैं काम पे लग गया था। तो 2005 तक तो मुझे सब कुछ ठीक ठाक लगा कि जैसे हमारे जो लोग शहीद हो गए इस उत्तराखंड के लिए, उन लोगों का जो सपना था लगभग उसी दिशा में उत्तराखंड जा रहा था। लेकिन 2005 के बाद जो बदतमीजियां उत्तराखंड में होनी शुरू हुई, तोड़ फोड़, उजड़ उपाड़, भ्रष्टाचार, शोषण, किसी का कोई कंट्रोल नहीं, ये सब बेकंट्रोल होने लगे। तो मैंने, हालांकि मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैंने पलायन करने की, जब मैं
स्टार्ट में 2000 में ही मैंने कसम खाई थी कि मैं पलायन नहीं करूंगा, किसी भी, चाहे कैसे भी रहूं, गरीब रहूं अमीर रहूं, मैं अपने रोजी रोटी अपनी खेती बाड़ी करके या यहीं इधर उधर काम करके किसी तरीके से यहीं जुगाड़ करूंगा, मैं पलायन नहीं करूंगा। 2005 के बाद जो बदतमीजियां मैंने बर्दाश्त की है, कई सारे सूटकेस उसके पड़े हुए हैं, शासन प्रशासन कई सारे सूटकेस भर के मैंने डाले हुए हैं उन बदतमीजियों के। अगर आपको उन बदतमीजियों में से कुछ अगर आपको देखना है तो जब मैंने प्रधानमंत्री मोदी को पहली चिट्ठी लिखी थी तो उसका एक प्रूफ मैंने डाला था, पीएम मोदी लेटर प्रूफ करके। यूट्यूब में वीडियो है, सोशल मीडिया में भी वीडियो है, पीएम मोदी लेटर प्रूफ करके 5 मिनट का वीडियो, आप उसे देखें, आप उसे जरूर देखें। तो मतलब आप जो हैं निहायत ही बदतमीज हैं और आपके पास बदतमीजियों के सूटकेस भी भरे रखे हैं। बिल्कुल। जो चलिए मैं आपके उत्तराखंड शासन प्रशासन की बदतमीजियों के सबूत हैं, मैंने पूरे सूटकेस भर के रखे हैं कि कहां कहां पे किस तरीके वो से फील्ड में बदतमीजियां काम मैं करते जरूर हैं। देखना चाहूंगा और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आपकी वो बदतमीजियां जरूर देखना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जी। और उन लोगों के नाम, क्योंकि अगर मैं नाम लूंगा, आजकल नाम लेना बड़ा तकलीफदेह हो गया है। आप किसी एक का ले दीजिए, दूसरा परेशान हो जाता है, दूसरे का ले दीजिए, तीसरा परेशान होता है। लेकिन ये परंपरा अब खत्म हो रही है। लोग एक दूसरे का नाम लेने लगे हैं, वो कहने लगे हैं कि आप ऐसे हैं, मैं ऐसा हूं, आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और राज्यपाल, मैं एक वादा आपसे कर रहा हूं, आपकी लड़ाई, आपकी ये जंग, आपने जो कहा कि मैं मर जाऊंगा पलायन नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ मैं भी मरूंगा पर तुम्हें पलायन नहीं करने दूंगा, ये मेरा वादा है। राजपाल रावत की जो लड़ाई होगी, वो चाहे शासन से हो, चाहे प्रशासन से हो, चाहे सरकार से हो, किसी भी स्तर पर हो, किसी नेता से हो, मुख्यमंत्री से हो, मैं राजपाल रावत के साथ हूं। राजपाल रावत बदतमीज है, मैं भी बदतमीज हूं और आपको ये बदतमीजियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम तो पूछेंगे। राजपाल, कुछ कह रहे थे आप? जी सर, तो मैं इन बदतमीजियों की बात कर रहा था। 2005 के बाद मैंने कंटिन्यू बदतमीजियां होते देखी है, कंटिन्यू मैं इससे जूझता रहा हूं। किस तरीके से इन लोगों ने बाहरी लोगों के हाथ में हमारे पहाड़ों को बेच दिया। बाहर के आसपास के जितने गुंडे मवाली पहुंचे हुए बदमाश आसपास के स्टेट के हैं, सारे उत्तराखंड में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक मिलेंगे, इनके सब दामाद मिलेंगे जो हमने शासन में बिठा रखे हैं। जो लोग किस तरीके से उत्तराखंड का हैरेसमेंट करते हैं मैं बता नहीं सकता आपको। आप पीएम मोदी लेटर प्रूफ के नाम से वीडियो पढ़ा, आप उसमें देखना, आपको काफी सारी बातें उसमें समझ में आ जाएगी। ऐसे चलता रहा, ये दौर चलता रहा। तो 2010 के बाद काफी सारी चीजें ऐसे भी है जो मैंने अपना दिल का दर्द जो है पत्रिकाओं के माध्यम से जो है किताबों में उतारना शुरू कर दिया। काफी सारी, मुझे खुद भी पता नहीं है कि मैंने कितनी पत्रिकाओं में लिखा, खुद मुझे पूरा ध्यान नहीं, क्योंकि उस दौरान मुझे साइडों पे रहना पड़ता था और हम काफी आउटर उस पर रहते थे। और कभी मार्केट आने का अगर बनता था कि कभी मार्केट जाना है, कभी बाल वाल कटवाने या किसी कारण से मार्केट जाना है, तो मार्केट से मैं कुछ पत्रिकाएं उठाता था, उसमें से एड्रेस लिखता था और जो मेरे दिल पे बीतती थी मैं पत्रिकाओं के माध्यम से उन्हें पत्रिकाओं में लिखता था। हालांकि पत्रिकाओं को भेज देते थे और वो आपके जो लेख होते थे उनको प्रकाशित करते जी प्रकाशित करते थे सर। काफी सारी पत्रिकाएं ऐसी थी। हालांकि 2013 में एक फर्जी पत्रकार ने वो सब मुझसे मुझसे ले गया था पढ़ने को और वो अपने आप ही गायब हो गया। और अब कौन है वो पत्रकार? सर मैं उसको जानता नहीं था, वो सीधा मेरे घर पे आया था। क्या नाम था? सर नाम भी ध्यान नहीं है, कोई बलोनी करके था सर, बलोनी करके कास्ट थी उसकी। अच्छा। और वो आए थे घर पे कि ऐसी बात है और मैं इनको पढ़ना चाहता हूँ। आपके पास उनकी कोई फोटो है? सर कोई फोटो नहीं है। कोई नंबर, कोई ऐसी चीज जिससे पता लगाया जा सके कि ये फर्जी पत्रकार कौन था जिसने आपके जीवन भर के लिखे हुए लेखों को पढ़ने के बहाने से ले जाकर चोरी कर लिया? जी सर। सर चलिए उन बलूनी जी को भी ढूंढेंगे हम, कोई बात नहीं, मिलेंगे। हाँ जी, उस दौरान में जखोल में वैसे भी आजकल राज्य में जो है जी बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। जी। तो ये जो बदतमीजियां आप लगातार करते हो, तो राजपाल ये 2005 से जो आपने बदतमीजियां करनी शुरू की, इन बदतमीजियों से हासिल क्या हुआ आपको और आप हासिल क्या करना चाहते हैं? आखिर आप इतने बदतमीज क्यों हैं? ये तो वजूद की लड़ाई है
ये मेरे वजूद की लड़ाई है, पहाड़ के हर भाई की, हर बहन की, हर माँ की, हर बेटी की जो पहाड़ में जीवन यापन कर रही है, उनके वजूद की लड़ाई है। ये बदतमीजी उनके वजूद के लिए है। आज हमारा वजूद मिट रहा है, हमारा वजूद आज खतरे में आ गया, हमारी पहचान खत्म कर दी इन लोगों ने। हमें हमारे घरों से जबरदस्ती निकाल के लोग बाहर कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये जो शासन में हमने बिठाए हैं, ज्यादा नहीं है, गिनती के 50-60 हैं, बहुत ज्यादा इनकी संख्या नहीं है, लेकिन पूरे पहाड़ को जिस तरीके से इन्होंने बेच के खाने का प्लान बना रखा है, इसलिए मुझे बदतमीजी पे उतर के आना पड़ा। भांग की खेती। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप गढ़वाल इंजीनियर्स आपकी टीम है और आप खेती को बहुत नजदीक से समझते हैं। अभी सरकार एक योजना लाई है भांग की खेती, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक भांग। आपको क्या लगता है, क्या ये, क्योंकि मैं इसका लगातार विरोध कर रहा हूं, मेरा कहना है कि 0.30 से ऊपर भांग जैसे ही उस बढ़ती है वो नॉन टॉक्सिक हो जाती है, उससे चरस गांजा बनता है। क्या क्योंकि भांग का पौधा एक जैसा ही होता है, उसके पत्ते का फर्क नहीं होता, पत्ता 0.30 का भी वैसा ही है और 10 की मात्रा तक भी वैसा ही है। तो क्या मैं गलत विरोध तो नहीं कर रहा हूं? सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। भांग की खेती को हमारे यहां गाली माना जाता है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, हर पहाड़ी जानता होगा इस बात को कि भांग की खेती को गाली माना जाता है। और भांग की खेती क्यों, तमाम सारे ऑप्शन है, मैं काफी सारे ऐसे ऑप्शन आपको बताऊंगा। और अभी कुछ टेस्टिंगें हमने करवाई थी, अपनी जो हमारी सोयल है, मिट्टी की टेस्टिंगें हमने कुछ लगभग 8 जिलों से हमने मिट्टी उठा के टेस्टिंग करवाई थी। तो सर, ईपीसीएच का जो बैलेंस हमारी मिट्टी में है वो धरती के किसी भी कोने में नहीं है। जो मिट्टी हमारे गढ़वाल की है, जो मिट्टी हमारे पहाड़ की है, वो कहीं पे भी नहीं है। मैं अपना प्लान लेके जब पलायन आयोग में एसएस नेगी जी से मिला तो मैंने उनको स्पष्ट वो चीजें उनके सामने स्पष्ट रखी थी। मैंने कहा सर, ये है, ये प्लान है आपके सामने, ये कृषि के व्यवसायीकरण का मॉडल है और इस मॉडल के आधार पर अगर हम काम करेंगे तो बहुत जल्दी हम हिमाचल से आगे होंगे और बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से हम निजात पा चुके होंगे। काफी सारी ऐसी समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग की जैसी सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है, इन समस्याओं से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और बहुत जल्दी मैंने उन्हें एक टारगेट दिया कि सर आप कहेंगे तो हम 3 साल के अंदर हिमाचल से काफी आगे निकल जाएंगे इस बेस पे। मैंने कहा सर, ये मॉडल है, इस मॉडल पे काम करना है। तो क्या बोले एसएस नेगी साहब? सर, मैं अपनी बात पूरी करूं। मैंने कहा एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं करना, आप चाहोगे तो आराम से मनरेगा जैसी योजना से भी इस काम को आराम से कर सकते हो। और मैंने कहा सर, आप इस मॉडल को पब्लिक में कर दो, पब्लिक के बीच में ला दो, कल सुबह से पलायन का रोना बंद, कल सुबह से एक भी आदमी पलायन के लिए नहीं चिल्लाएगा। ये ऑप्शन हमने आपको दे दिए हैं। ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में था जितने हमारे वहां पे उत्पाद है, बहुत सारी चीजें हम दुनिया के सबसे बेमिसाल प्रोडक्ट हम पहाड़ से दे सकते हैं। उस मिट्टी में वो पावर है। भांग की खेती उसके लिए जरूरी नहीं है कि भांग की खेती करो, तमाम सारे प्रोजेक्ट हैं। मैंने भांग की खेती पर क्यों जोर दिया जा रहा है? ऐसा क्या है भांग की खेती में राजपाल? क्योंकि हो सकता है, मैं तो एक पत्रकार हूं, मुझे भांग की खेती के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा लिखा, जितना समझा, मुझे यही लगा कि भांग की खेती को करना किसी भी राज्य को बर्बादी की ओर ले जाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जगह जगह भांग के पौधे होंगे, आप अक्सर देखते हैं भांग के पत्ते तोड़ के आप ऐसे रगड़ के आप खा लीजिए तो आपको नशा हो जाता है। आपके पास कोई मूलभूत ऐसी सुविधा नहीं है, कोई ड्रग लेबोरेटरी नहीं है जिस लेबोरेटरी से आप ये चेक कर सकें कि पहाड़ में जिस जगह भी भांग की खेती हो रही है वो पौधा नॉन टॉक्सिक है या टॉक्सिक है। मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि मुझे आपसे वार्तालाप करके ऐसा लग रहा है कि आप पहाड़ की मिट्टी को, पहाड़ की फसलों को, वहां क्या पैदा किया जा सकता है, हम आज ऑर्गेनिक चिल्लाते हैं और आपका कहना है कि उत्तराखंड से ज्यादा अच्छा ऑर्गेनिक फल फ्रूट कोई राज्य नहीं दे सकता। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो इंडस्ट्रियल भांग की खेती की बात हो रही है, क्या है इसके पीछे मोटिव क्या है? सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड में अभी आपने बताया कि 13 जाने 9 आपने बताया कि शराब की फैक्ट्रियां भी लग रही हैं, 12 फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो क्या वो प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, सब बॉटलिंग प्लांट लग रहे हैं जी। क्या ये उत्तराखंड में जायज है? देवभूमि में ये जायज है? इसके दर्शन के लिए सारी दुनिया आती है। आप इसको नशे की गर्त में धकेलना चाहते हो और आप धकेल रहे हो जबरदस्ती। राजपाल, मैं इसका लगातार पिछले 1 महीने से विरोध कर रहा हूं।
सारी फैक्ट्रियों के खुलासे मैंने किए, सारी फैक्ट्रियों के कंपनियों के निदेशक कौन हैं, उनके पीछे ये जो डमी कंपनियां बना के जिनके पीछे बड़े बड़े शराब कंपनियां आई हैं, ये सब मैंने खुलासे किए। लगातार मैं विरोध कर रहा हूं और एक तबका लगातार मेरा भी विरोध कर रहा है। खैर, अब किसी को आप रोक नहीं सकते, अभिव्यक्ति की आजादी है। कुछ लोग तो ब्लैकमेलर घोषित करने पर उतारू हैं। ये सब का सब प्रोसेस जो है एक साजिश के तहत है, और ये साजिश है कि उत्तराखंड के युवाओं को नशे में धकेल दिया जाए, उनको नशे की दुनिया में डाल दिया जाए। नशा करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद होंगे तो उन्हें सहूलियत होगी उनकी जमीनों को बेचने की, उन्हें बेच के खाने की, उन पहाड़ों को बेच के खाने की, देवभूमि को बेचने की सहूलियत होगी। 13 जिलों में 13 शराब फैक्ट्रियां, तो आप तो पंजाब से भी आगे निकल गए। पंजाब, चंडीगढ़ और कई राज्य जो शराब का उत्पाद करते हैं, आप उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। शराब के सबसे बड़े राज्य हो जाएंगे देश में उत्पाद करने वाले। तो भांग की खेती पर हम बात कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा समझना है। मैं चाहता हूं कि क्योंकि हो सकता है मेरा विरोध ऐसा लगता हो कि मैं पर्टिकुलरली कुछ चीजों का विरोध इस वजह से कर रहा हूं कि मेरी सरकार के साथ कोई लड़ाई है या मेरी व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी के साथ कोई लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि आप पहाड़ को हाजिर नाजिर मानकर, क्योंकि मुझे लगता है कि एक युवा जिसके पिता राज्य आंदोलनकारी रहे हों, जेल गए हों, जिसके ताऊ राज्य आंदोलनकारी रहे हों, जेल गए हों, जिस युवा ने पर्चे बनाए हो 13-14 साल की उम्र में आंदोलन में एक भूमिका निभाई हो, वो कभी पहाड़ की झूठी कसम नहीं खाएगा। आप हाजिर नाजिर मानकर पहाड़ को कसम खाकर बताइए कि क्या ये जो हो रहा है, ये जो शराब की फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये जो भांग की खेती हो रही है, ये जो खनन में हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है राज्यपाल आपने पहाड़ के एक एक जिले को बहुत करीब से देखा होगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने 8 जिलों की मिट्टी टेस्ट कराई है, तो उससे मुझे लगता है कि आपका जुड़ाव है और लगातार आप काम कर रहे हैं। और आपकी एक बात आपने कहा कि मैं पलायन करने से अच्छा, झुक के मरने से अच्छा, लड़ते लड़ते मरूंगा और इस पहाड़ की मिट्टी में ही मरूंगा। मुझे ये जानना है कि जो बातें हुई हैं उनमें कहां तक सच्चाई है और आपका क्या कहना है। जी सर, भांग के बारे में मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि नशे का कारोबार एक साजिश के तहत थोपा जा रहा है उत्तराखंड में जानबूझ के, और ये इसलिए थोपा जा रहा है कि पहाड़ियों को दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान जो हमारे कर्ता धर्ता हमने देहरादून में बैठा है, जो सेवक बन के वोट की भीख मांगने आते हैं और बाद में मालिक बन जाते हैं, एक साजिश के तहत ये पूरे पहाड़ को जो है नशे में धकेलना चाहते हैं, नशे का कारोबार करते हैं। इतने सारे ऑप्शनों पे उन्होंने विचार नहीं किया, सिर्फ नशे के ही ऑप्शन पे विचार होते हैं। तो एक साजिश है ये साजिश है हमारा वजूद मिटाने की, ये साजिश है उत्तराखंड का वजूद खत्म करने की। तो इस साजिश को आप गंभीरता से लें, गंभीरता से इस पे विचार करें, मनन करें, इस पे एक डीप माइंड आप इस पे सोचें कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमने क्या जवाब देना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमसे क्या चाहिए, वो हमसे क्या उम्मीद लगा के बैठे होंगे और हमें क्या जवाब देना है। शहरों में आप कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते, और कल के दिन जब आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेगी कि आपने उत्तराखंड क्यों छोड़ा, तो आपके पास उसका जवाब नहीं रहेगा। आज उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, सब खुली किताब है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, सब देख रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सारी खुली किताब है। तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इसको बचाने की जिम्मेदारी अगर आज नहीं उठाते तो कल ये आपसे उठ नहीं पाएगी। नशे के कारोबार से जानबूझ के इसको दबाया जा रहा है, नशे के कारोबार से, भ्रष्टाचार से, शोषण से, तमाम तरीके के आतंकवाद करके इसको दबाया जा रहा है। आप देखते होंगे आए दिन हर रोज उत्तराखंड में दुर्घटनाएं होती हैं, हर रोज। ऐसा कोई दिन नहीं है जब उत्तराखंड में हमारे लोग बलि के बकरे नहीं बन रहे हैं, हमारे लोग मर नहीं रहे हैं। कौन है इसके पीछे, क्या कारण है? आप इन कारणों को जो है गहनता से इन पे विचार करें, मनन करें, और अगर आप आज उठ के खड़े होते हैं तो ज्यादा टाइम, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में जो एक बढ़िया सॉल्यूशन मिलेगा। और जो हमारे सब
जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जिन लोगों के सपनों का उत्तराखंड ये बनना चाहिए था, उनके सपनों का उत्तराखंड हम बनाए। जिस सोच को लेके हम इस उत्तराखंड के लिए हमने अपना टाइम बर्बाद किया, अपने लोगों की कुर्बानियां दी, लड़ाई लड़ी, जिस सपने के लिए लड़ाई लड़ी थी उसको पूरा करें, उसको इस हाल में ना छोड़ें। आज उत्तराखंड के क्या हालात हैं, दर्द से उत्तराखंड, ये एक उत्तराखंड एक राज्य नहीं है, इसको एक राज्य मत समझिए, देवभूमि है, मातृभूमि हमारी माँ है। ये जीता जागता स्वरूप है। एक जैसे इंसान का एक स्वरूप होता है कि अगर मेरी उंगली में चोट लग गई तो मुझे दर्द महसूस होगा। आज पूरी उत्तराखंड, पूरी देवभूमि आज दर्द से करा रही है। क्या हाल, जगह जगह उजड़ उपाड़, तहस नहस, तबाही बर्बादी जगह जगह। ये सारा सब कुछ जबरदस्ती हम पे थोपा, और इसकी आड़ में हजारों करोड़ का कर्ज हमारे सर पे डाल दिया। हजारों करोड़ लूट के भी ले गए। मेरे ख्याल में 50,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज हमारे उत्तराखंड के ऊपर। हमारा एक एक बच्चा आज जो है करोड़ों का कर्जदार होगा। हर महीने 300 करोड़ लेने पड़ते हैं सैलरियां देने के लिए, हर महीने 300 करोड़ रुपए। ये सब कहां से? ये सब हमारी खाल से वसूल होगा। लेकिन ये हमारी खाल से नहीं वसूल होगा। और जो दर्जाधारी हैं उनकी गिनती बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ती जा रही है। अब इनका तो एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से पहाड़ों को बेच के खाएं। इन पहाड़ों को पहले खाली करवाएं। यहाँ पे मूल निवासी रहेगा नहीं, कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो ये मन मर्जी जैसे मर्जी कर सकते हैं। राज्यपाल, जो भी सवाल उठाता है, जो सरकार से सवाल करता है, कुछ लोग उसको षड्यंत्रकारी बताने लग जाते हैं। हमारे अपने लोग उनकी खिलाफत करने लग जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये वो लोग हैं जो हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं टुकड़ी चोर। इनको अपने टुकड़ी से मतलब है कि इनको अपनी टुकड़ी मिल जाए, बाकी भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए। मैं प्रोला में अभी एक मिनिस्टर साहब आए थे, वहां पे जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, तो मैंने देखा कि गिनती के 2-3 उनकी ठेकेदारी चलनी चाहिए। उनकी ठेकेदारी चलनी चाहिए। समाज का जितना शोषण होता है होने दो, खुलेआम भ्रष्टाचार चलता चलने दो, लेकिन उनकी ठेकेदारी चलनी चाहिए। उनकी ठेकेदारी में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो ये वो लोग हैं जिन्हें हमें पहचानना है। राज्यपाल, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। आज आप और मैं पहली बार मिले हैं जी। और आप कितने सरल, सीधे और सच्चे हैं, आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। लगातार कई लोगों को राज्य में ब्लैकमेलर कहा जाता है, जो राज्य के लिए आवाज उठाते हैं। जी। मुझ पर भी लगातार आरोप लगते हैं कि मैं ब्लैकमेलर हूं। आज मैंने फेसबुक पर भी लिखा, सोशल मीडिया पर भी लिखा कि हां, मैं ब्लैकमेलर हूं। अगर मैं राज्य की जनता के लिए लड़ाई लड़ता हूं तो मैं ब्लैकमेलर हूं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं तो मैं ब्लैकमेलर हूं। अगर मैं किसी भ्रष्टाचारी को बेनकाब करता हूं तो मैं ब्लैकमेलर हूं। मुझ में सरकार से लड़ने का दम है तो मैं ब्लैकमेलर हूं। अगर मैं पहाड़ के लिए राजपाल रावत की लड़ाई लड़ता हूं तो मैं ब्लैकमेलर हूं। राज्यपाल, क्या मुझ जैसे व्यक्तियों को राज्य के लिए आवाज उठानी चाहिए या नहीं, ये आप आज तय करें। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए भी ये सोचने वाली बात है कि मुझे उस राज्य के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए जिस राज्य को मेरी जरूरत है या नहीं है। क्योंकि मैं जेल भी गया, 15 दिन मुझे देहरादून में रखा गया, देहरादून से मुझे रांची ले जाया गया, 70 घंटे की जर्नी कराई गई। उस 70 घंटे की जर्नी में आधी रात को मुझे जेल से निकाला गया 10:30 बजे। पूरी रात मुझे देहरादून से दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली से मुझे 17 घंटे की जर्नी करा के कानपुर ले जाया गया, कानपुर से मुझे इलाहाबाद ले जाया गया, इलाहाबाद से 24 घंटे की जर्नी करके, तकरीबन 70 घंटे की जर्नी करके मुझे रांची ले जाया गया। क्या मुझे घर बैठ जाना चाहिए या मुझे राज्य के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं? आप ये तय करें राज्यपाल, क्योंकि आज जो आप तय करेंगे ये कोई एडिट नहीं है, ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है। क्योंकि राजपाल रावत के साथ अगर राजपाल रावत सरकार के सामने नहीं झुका तो वो उमेश कुमार के कहने से कुछ नहीं बोलेगा। मैं आपके दिल की आवाज सुनना चाहता हूं राज्यपाल, और लोग भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा तबका जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा समूह जुड़ा हुआ है।
वो समूह जुड़ा हुआ है जिसे लोग गैंग का नाम देते हैं। वो सभ्य समाज के लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें लोग कहते हैं गैंग्स ऑफ उत्तराखंड। गैंग्स ऑफ उत्तराखंड नहीं है, ये एक समूह है। ये एक वो समूह है जो मशाल लेके निकला है और आपको इस समूह की सुननी पड़ेगी। आप इस समूह को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। आज ये मैं कह रहा हूं, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, कोई भी सरकार रहे उसकी जवाबदेही तय होगी, उसको जवाब देना पड़ेगा। राजपाल, अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आप एक सच्चे योद्धा हैं, उत्तराखंड के लिए सच्चे योद्धा हैं जो युद्ध को लड़ रहे हैं। बाकी तो सब तमाशा देखने वाले हैं, तमाशा बनाने वाले हैं। हमारे खुद उत्तराखंड के लोग हमारा तमाशा बनाने वाले हैं। लेकिन मैं अपने बारे में कह दूं कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। 8 जिलों में हमारी टीम है, ग्राउंड से हम कुछ सॉफ्ट प्रूफ उठा रहे हैं और हम पीएमओ में उसे जाके दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में हम उसे देंगे और एक निश्चित टारगेट हम उनको देंगे कि 1-1.5 महीना या जितना भी टाइम तय होगा, जितना भी हमारे संगठन टाइम तय करेंगे, उस टाइम के अंदर जो उत्तराखंड में जो है आप इस सरकार को चेंज करिए और हमें राष्ट्रपति शासन दे दीजिए। ये हमारी बस की बात अब रामलीला नहीं है इनको झेलना, ये हमारे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। राजपाल, एक और बात, लगातार कुछ लोगों पर यह आरोप लगता है कि वो बाहरी हैं, अगर वो राज्य के मुद्दे को उठाते हैं तो वो बाहरी हो जाते हैं। इस पर आप कहां तक सहमत हैं? क्या राज्य की आवाज ये देश एक है, ये दुनिया अगर मानवता की नजरों से देखा जाए तो ये दुनिया एक है, ठीक है, और वो देवभूमि है। उसके दर्शन के लिए दुनिया आती है। वो किसी व्यक्ति विशेष, मेरी या आपकी या किसी की नहीं है, वो देवभूमि है। उसको बचाने के लिए दुनिया को आवाज उठानी होगी। अगर हजारों साल की जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत उत्तराखंड की रही है, जो हमारे देवताओं ने जिस जमीन को अपने लिए स्पेशली चुना है कि ये जमीन हमारे लिए सबसे सेफ है, सबसे सही जमीन है, सबसे सही जगह है, हमारे देवताओं ने उसे चुना है, तो ये व्यक्तिगत मेरी नहीं है, ये व्यक्तिगत आपकी नहीं है, ये सारी दुनिया की है। और इसको बचाने के लिए सारी दुनिया को एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि राजपाल, मैंने कल रात बहुत सोचा, मुझे लगा कि मैं ब्लैकमेलर का तमका भी झेलूं, मैं आरोप भी झेलूं, मैं जेल भी जाऊं, मैं कोर्ट कचहरी भी जाऊं, मैं दिन रात वकीलों के पास भी जाऊं, मैं नैनीताल भी जाऊं, मैं देहरादून कोर्ट भी जाऊं, मैं रांची कोर्ट भी जाऊं, मेरे बच्चे सफर करें, मेरा परिवार सफर करे, मेरे बच्चों से लोग पूछें कि यार तुम्हारे पिता क्या ब्लैकमेलर हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस राज्य के लिए लड़ाई क्यों लड़ूं, मैं क्यों ना सुख चैन से रहूं जैसे सब लोग रहते हैं सरकार की गोद में बैठ के। ये सोच मेरी रात मुझ पे बहुत भारी हो गई थी और मुझे लगा कि यार क्यों जंजाल अपनी जान को लेता हूं, क्यों लोगों को मैं सफाइयां देता हूं, क्यों लोगों से लड़ता हूं, क्यों झगड़ता हूं, मैं भी औरों की तरह क्यों चैन से नहीं बैठता हूं। लेकिन राजपाल, तुम्हारा जज्बा देखकर, तुम्हारी बात सुनकर, क्योंकि फर्जी लोगों का, जो लोग पहाड़ के रहनुमा बनते हैं, जो लोग अलग अलग जगहों पर बैठकर जो खुद पलायन कर गए हैं, वो आज पहाड़ी राज्य की पहाड़ियत पर सवाल उठाते हैं। वो उनके रहनुमा बने हुए हैं, वो ये बताते हैं कि साहब पहाड़ में कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये उन सब के लिए एक गंभीर सवाल है। मेरा वादा रहा आपके साथ कि राजपाल रावत की हर लड़ाई में, राजपाल रावत नहीं, उत्तराखंड में जितने राजपाल रावत हैं जो उत्तराखंड की मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उमेश कुमार अपने आप को बेचकर उनकी लड़ाई लड़ेगा। आप 100 राजपाल रावत नहीं, 1000 राजपाल रावत को बंद कर दीजिएगा, मैं उनको छुड़ाऊंगा। मेरा घर बिक जाए, मेरा बार बिक जाए, मेरा सब कुछ बिक जाए, और मैं वादा कर रहा हूं कि मैं हर राजपाल रावत की लड़ाई लड़ूंगा। ये मेरा वादा है। ये वादा मैंने अखिलेश डिमरी से भी किया था। मैंने अखिलेश से कहा था, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हैं जो अखिलेश ने मुझसे पूछे थे
चारों तरफ से अखिलेश डिमरी को भी घेर लिया गया। सोने की थाली, चांदी की थाली, हवाई जहाज, और हवाई जहाज से जाना, हवाई जहाज से आना, बहुत सारे सवाल उसके ऊपर भी दाग दिए गए। इसको कहते हैं कि जब आप आवाज उठाएंगे तो ये पहाड़ के रहनुमा आप ही को मार डालेंगे। एक षड्यंत्रकारी समूह, एक ऐसा गैंग जिसे सरकार की गोद में बैठना आता है, सरकार की प्रेस विज्ञप्तियां छापने में मजा आता है। बहुत सारी ऐसी खबरें जब वो सरकार के कार्यालयों से जारी होती हैं, कई सारे न्यूज पोर्टल्स पे एक जैसी छपी हुई मिलेंगी आपको। विज्ञापन चाहिए, सूचना विभाग से गाड़ियां चाहिए, सच्चाई की लड़ाई मत लड़ना। और मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग नंगे हो चुके हैं। ये जनता है, जब ये फैसला करती है ना, तो बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, बड़े बड़े महल गिर जाते हैं। राजपाल रावत की व्यथा आज आपने सुनी, आपने सुना। गढ़वाल इंजीनियर्स नाम की एक टीम चलाने वाला युवक किस तरीके से रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया, किस तरीके से उसको थाने के अंदर पीटा गया, किस तरीके से उसे 8 दिन जेल में रखा गया। राजपाल रावत एक राज्य आंदोलनकारी का बेटा, उसका ताऊ राज्य आंदोलनकारी, पिता भी और ताऊ भी दोनों जेल गए राज्य आंदोलन के लिए। राजपाल रावत जो अपने पहाड़ में 8 जिलों की मिट्टी का टेस्ट करा चुका है और उसका दावा है कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन मिट्टी हमारे देवभूमि में है और हम सबसे बेहतरीन एक्सोटिक सब्जियां उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं। उस राजपाल रावत को जेल में डाल दिया गया। उस राजपाल रावत को वो जेल दिखा दी गई जिस जेल का उसने कभी सोचा नहीं था। राज्य आंदोलन के दौरान जब उसने पर्चे बनाए होंगे, जब चिट्ठियां लिखी होंगी और उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया होगा, तो उसे पता नहीं होगा कि एक दिन वो रातों रात अपराधी की तरह गिरफ्तार होगा, थाने में पिटेगा और जेल डाल दिया जाएगा। लेकिन इनकलाब राजपाल रावत जैसे लोग ही लिखते हैं। मैं राजपाल रावत की सराहना करूंगा, हिम्मत की सराहना करूंगा कि उसने मुझसे संपर्क किया और मेरे पास पहुंचा। उसने कहा कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि मोदी जी भी एक बार सुने कि राजपाल रावत के साथ क्या हो रहा है। मोदी जी, ये राजपाल रावत उसी उत्तराखंड का है जहां आप केदारनाथ में जाकर तपस्या करते हैं, जिसे कहते हैं कि देवभूमि आपकी है, आप देवभूमि से प्यार करते हैं। मोदी जी, राजपाल रावत का आपसे पूछना है कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ राजपाल रावत लड़ाई लड़ रहा था और उसको जेल भेज दिया गया, क्या यह सही हुआ? और मुझे उम्मीद है कि आप राजपाल रावत के साथ न्याय जरूर करेंगे और ये राज्य की जनता भी राजपाल रावत का साथ देगी। कोई दे ना दे, मैं जरूर दूंगा। नमस्कार।